अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। दोस्तों, मुझे अपनी दूसरी स्पीच में बताना पड़ रहा है और बोलना पड़ रहा है, और बोलना भी चाहिए। और मैं बोलूँगा, खुल के बोलूँगा, हंस के बोलूँगा, और मैं इन लोगों की पोल खोलूँगा जो आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोग बहरे और अंधे और गूंगे हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में कचरा और गोबर भरा हुआ है, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये मोदी क्या चीज़ है। मोदी एक नंबर का फरेबी और एक नंबर का झूठा इंसान है, जो कि एक नंबर का गुंडा है। और जो इसका दोस्त है अमित शाह टकला, ये बहुत बड़ा गुंडा है। इसने सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर किया, फर्जी मुसलमानों को इसने मारा। इन लोगों के पास डिग्री क्या है? 2002 में दंगे करवाना, मुसलमान औरतों के साथ में किस तरह इन लोगों ने नाइंसाफ़ी की, उनकी कैसे इज्जतें लूटी, कैसे उनकी आबरूएं लूटी, और किस तरह आमला औरतों को जिनके पेट में बच्चा था उनके पेट को चीर के फाड़ कर उनको बच्चों को बाहर निकाल के तलवारों के ऊपर इन लोगों ने बच्चों को झेला। इनको ये एक्सपीरियंस है कि मुसलमानों को किस तरह मारा जाए, किस तरह काटा जाए। इन लोगों के इशारों पर 2002 का दंगा हुआ, कांड हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई है। और वो जो जज ने क्लीन चिट दी है, आज वो एक राज्य का, मैं नाम नहीं बताऊँगा आपको, उसका वो गवर्नर बन के बैठा हुआ है। अमित शाह को जिस आदमी ने बरी किया, इस तड़ीपार को बरी किया, आज वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना हुआ है। मेरे दोस्तों, आपको सोचने वाली बात यह है कि आज मुसलमान इसका गुणगान करता है, एक प्रोपेगेंडा है, और प्रोपेगेंडा चलाने में ये लोग बहुत बड़े माहिर हैं। वो रुखवादी पापा, एक पापा की परी थी, उससे झूठपाट इन्होंने एडवर्टाइजमेंट करवाए। और मोदी सरकार यही चाहती है कि लोगों का ब्रेन वॉश कैसे किया जाए, और ब्रेन वॉश करने के लिए वो रुखवादी पापा, तो पापा ने वो रुखवादी पापा की हिम्मत मणिपुर में जाकर, जहाँ पे वॉर चल रही थी, जहाँ पे औरतों को नंगी घुमाया जा रहा था, जहाँ पे आपस में कुकी और मेते लोग लड़ाई में आपस में मर रहे थे, इस आदमी ने मणिपुर के ऊपर मैं नहीं बोला। और ये आदमी वॉर रुकवाएगा कहाँ? सीरिया में। इस आदमी में वॉर कहाँ रुकवाई है? रशिया में, यूक्रेन में। इस आदमी की औकात है जो ये यूक्रेन में जाके वॉर रुकवाएगा। वॉर रुकवा दी पापा। इज़राइल में ये लोग बंदों को भेज रहे हैं, 10-15 हज़ार वहाँ पे लोग गए हैं कमाने के लिए, जिनके पासपोर्ट लखनऊ में लाइन लगी हुई है। और अभी भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, विदेश मंत्रालय ने, कि जितने भी लोग इज़राइल में और ईरान में हैं, वो सब अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना पासपोर्ट और अपना एड्रेस वगैरह हम लोगों को बताएं कि आप लोग कितने बंदे हैं और यहाँ पे क्या काम करते हैं। जल्दी से जल्दी उन लोगों को वो मुल्कों को छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की है। ये लोग हिंदुस्तान में तो जॉब नहीं दे पाए, लेकिन इज़राइल के लिए ये लोग जॉब दे रहे हैं। इन लोगों ने वादा किया था 15 लाख हम अकाउंट में देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज तक वो नौकरियां नहीं मिली है। मेरे दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा ये लोग मीडिया के थ्रू चलाते हैं, जिस तरह इन लोगों ने मीडिया का जो राजनीति का और संविधान का जो चौथा पिल्लर है, उस पिल्लर को इन लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया है। नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के प्रधानमंत्री के कार्य के रूप में आज तक इसने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इस तरह का प्रोपेगेंडा ये लोग चलाते हैं कि जो एकदम बातें लिखी हुई होती है, जो स्क्रिप्टेड होती है, उन स्क्रिप्ट बातों को ही ये लोग बोलते हैं। नरेंद्र मोदी को स्पीच देने का कोई टैलेंट नहीं है। आप लोग समझते हैं कि ये बहुत बड़ा स्पीच देता है, बहुत अच्छा आदमी है, ये इतना अच्छा बोलता है। ये सिर्फ ब्लूटूथ का कमाल है। ये एक स्क्रिप्टेड होता है, वो इधर उसके कान में बोलता है, जिसी तरह नरेंद्र मोदी बोल पाता है। और दूसरी बात, प्रोपेगेंडा फैलाने में, झूठ बोलने में, फरेब करने में, एक्टिंग करने में, रोने में और रो के लोगों को दिल में बात बिठाने में ये लोग बड़ा माहिर है। नरेंद्र मोदी एक अच्छा झूठ बोलने वाला, एक अच्छा प्रवक्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ा झूठा आदमी है, बहुत बड़ा फरेबी आदमी है। इसने फरेब करके, मेरे दोस्तों, मित्रों, भाइयों, मुझे 1 साल दे दो, मुझे 6 महीने दे दो, मुझे 100 महीने दे दो, मैंने ये नहीं किया तो मुझे इस चौराहे पे लटका देना, उधर लटका देना। इस आदमी की पता है बातों से कितनी घिन आती है, कितना झूठा आदमी है। और इसके मंत्री तो वाह हा हा, इनका कहना ही क्या। इनके मंत्री सरेआम राजस्थान में शेखावाटी में इसका मंत्री सरेआम बोलता है कि अगर आपको गलत कार्य करने हैं, माफियागिरी करनी है, आप लोगों को उल्टे सीधे काम करने, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। अरे यार, आप लोग देश चला रहे हैं या आप माननीय सांसद हैं, और माननीय सांसदों की किस तरह की लैंग्वेज होगी? आप लोग किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं?
ये आपकी लैंग्वेज नहीं हो सकती, ये शैतानी काम है। आप लोग शैतानी की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो सब इन लोगों से परेशान हैं। बहुत सारे राइटरों ने, बहुत सारे कवियों ने अवार्ड लौटा दिए थे। इन लोगों ने, बहुत सारे शायरों ने अवार्ड लौटा दिए। एक पढ़े लिखे नौजवान परेशान हैं, जिनको रोज़गार नहीं है, जिनको नौकरियां नहीं है। उन लोगों को नौकरियां नहीं देने के बजाय उन लोगों को गलत जगह में उन लोगों को ढकेला जा रहा है। हिंदुस्तान को डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ाया जा रहा है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया जा रहा है। और आप लोग बैठे हुए और मोदी की जय जयकार कर रहे हैं। आएगा तो मोदी ही 400 पार लाएंगे, 400 पार लाएंगे। क्या 400 पार लाएंगे? जितनी महंगाई ये कम लग रही है क्या? ये आपको महंगाई ये कम है? 400 पार लाने का मतलब कि आप समझो संविधान को ख़त्म करना। और मैं दोस्तों आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि भारत का हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है जल्दी ख़त्म होगा। और 2024 में इस आदमी को रोका नहीं तो ये बहुत बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। हिंदुस्तान में 2024 के बाद में फिर कभी इलेक्शन नहीं होगा, ये याद रखना। और मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इंडी गवर्नमेंट, इंडी अलायंस को यानी विपक्ष को वोट करें। मैं ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस को करें। आप अगर यूपी से हैं तो आप साइकिल को करें, सपा को करें। अगर आप बिहार से हैं तो आरजेडी को करें। आप राजस्थान से तो कांग्रेस को करें। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप डीएमके को करें, डीएमके को करें, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र मडगम को करें। आप करें, आप इन विपक्ष को वोट करें और इन लोगों को जिताएं। और मेरे दोस्तों, जिस तरह मीडिया मोदी से सवाल करती है, आप कितना काम करते हैं, आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? यानी 23 घंटा काम करेगा बंदा। 24 घंटे का दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 23 घंटे मोदी काम करेगा। ये रात को 3 बजे उठ जाता है। 3 बजे उठ के क्या काम करता है जी, ये बताइए। 3 बजे उठ के कौन सा बंदा काम करता है, ये बताइए। और जो बंदा 23 घंटे काम करता है, तो हिंदुस्तान में इतनी महंगाई, इतनी परेशानी कैसे हो गई? ये एक प्रोपेगेंडा है। और अकॉर्डिंग टू प्रोपेगेंडा ये लोग मीडिया के थ्रू, इन लोगों ने मीडिया को कवर किया। सबसे पहले मीडिया के ऊपर नियंत्रण किया। इन लोगों के औकात नहीं है कि ये रवीश कुमार के सामने इंटरव्यू कर सकें। मेरे दोस्तों, ये बड़ी सोचने वाली बात है। हिंदुस्तान को गर्त में मिलाने के लिए ये देखिए ना, अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड हुआ, ये कितना बड़ा घोटाला है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा दोस्तों। अमित शाह बोल रहा था 20,000 करोड़ हुआ, इतना करार। ये 14,000 करोड़ तो सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया है। ये चंदा चोर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये झूठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये फरेबी है, इसमें कोई शक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो एक मशीन है, वॉशिंग मशीन। इधर आप घोटाला करो, इधर मशीन में चले जाओ, और भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ, आपके सारे घोटाले पास हो जाएंगे। आप एकदम स्वच्छ, पवित्र और साफ हो जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम का चीफ मिनिस्टर है, इसने बहुत बड़ा घोटाला किया। 3G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ। इतने सारे घोटाला मैं गिनवा सकता हूँ। किसी भी घोटाले में ना तो जांच हुई और ना ही उन लोगों को सज़ा दी गई। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए, या तो उनकी फ़ाइल बंद कर दी गई या उनकी जांचें बंद कर दी गई। और जांचें किनके ऊपर हुई है? राहुल गांधी के अकाउंट में मात्र 22 लाख इंडियन रुपीज़ हैं। उस आदमी के ऊपर आप लोग जांच बिठा देते हैं। आप कांग्रेस के खाते फ्रीज कर देते हैं। आप तृणमूल कांग्रेस के खाते फ्रीज कर देते हैं। आप विपक्ष को कैसे लड़ने देंगे? आप विपक्ष को इलेक्शन लड़ने के लिए रोक रहे हैं, उनके खाते फ्रीज करके। वो बेचारे कैसे अपना इलेक्शन कैंपेन करेंगे? वो किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे? वो किस तरह आएंगे जाएंगे? उनके लीडर्स किस तरह एडवर्टाइजमेंट करेंगे? ये क्या है? ये आप ही बताइए। 1994 का एक छोटा सा CBI का CBI को केस दिया। CBI से वो लोग केस जीत गए। फिर 94 का केस आप लोगों ने दोबारा से इन लोगों के ऊपर लगा दिया। और कांग्रेस के अकाउंट में 200 करोड़ हैं, 200-300 करोड़ हैं, और उनके ऊपर 1700 करोड़ की आप पेनल्टी लगा रहे हैं। ये मेरे दोस्तों सोचने वाली बात है। ये मैं नहीं कहता, ये सोचने वाली बात है। आप लोग पढ़िए, न्यूज़ में चले जाइए। आज बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के हर प्रोडक्ट का बाइकआउट किया। बांग्लादेश जैसे छोटे देश हम लोगों के ऊपर हमारा बाइकआउट कर रहे हैं। हमारा इंटरनेशनली छवि लोगों ने ख़राब कर दी। मालदीव जैसी छोटा सा देश, उसने इंडिया आउट का नारा दिया और बैन आउट इंडियन प्रोडक्ट। मेरे दोस्तों, आज जर्मनी में आप चले जाइए, वहाँ पर हिंदुस्तान के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है।
एक औरत इधर हिंदुस्तान में घूमने के लिए आती है, छत्तीसगढ़ में वो घूमने जाती है और उसका रेप कर दिया जाता है। हिंदुस्तान, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेपिस्ट हैं। सबसे ज़्यादा अगर वेश्यावृत्ति का कार्य करती हैं तो हिंदुस्तान की औरतें करती हैं। मैं औरतों को लक्ष्मी मानता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा वेश्यावृत्ति में जो औरतें घसीट रही हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान की है। मेरे दोस्तों, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान कहाँ बढ़ रहा है, हम कहाँ बढ़ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अब मेरी तकरीर के ऊपर, मेरी बातों के ऊपर वो लोग बोलेंगे कि तू कैसा दूध का धुला इंसान है, तुम कैसे हो, ये कैसे हो। ये मेरी बात नहीं है मेरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान की बात है, ये मेरे मुल्क की बात है। आप मेरे को सज़ा दो, मेरे को मारो, लेकिन आप हिंदुस्तान को बचा लो। और मैं अपने दोस्तों को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग विपक्ष में जम के वोट करें, घर घर में जाके वोट के लिए लोगों को जागरूक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इंडी अलायंस को और विपक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर इन लोगों को जिताएं। नरेंद्र मोदी इतना खतरनाक आप लोगों को साबित होगा कि आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगे कि ये हम लोगों ने क्या कर दिया। मेरे दोस्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए, ज़्यादा समय न लेते हुए, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान, कोई शक नहीं है, डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। हिंदुस्तान, कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान को बदल दिया जा रहा है। एक किसी समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय को दुख पहुँचा रहे हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं, मुस्लिम रहनुमा हैं, उन लोगों को जहर दे के मार दिया जा रहा है, उन लोगों के गोली लगा के मार दिया जा रहा है, उनको पुलिस कस्टडी में जेल के अंदर जहर दे के मार दिया जा रहा है। साबुद्दीन साहब को मार दिया, सोहराबुद्दीन को मार दिया, और एक हमारी बिल्किस बेगम, बिल्किस बानो, जिसके रेपिस्ट थे, उन रेपिस्टों को उनकी आदतों को देखते हुए उन लोगों को आज़ाद कर दिया जा रहा है। एक रेपिस्टों को आप लोग आज़ाद कर रहे हैं। ये हमारी न्यायपालिका किस तरह जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए बोला, तब SBI ने बोलते हमको 3 महीने का टाइम दो। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया मेरे दोस्तों, तब जाके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का एक घोटाला आप लोगों के सामने आया। इस तरह पता नहीं किस तरह इन लोगों ने घोटाले किए होंगे। दवाइयों, जो सीरम फार्मेसी थी, सीरम फार्मेसी से इन लोगों ने कोविड के इंजेक्शनों के, इन लोगों ने उनसे पैसा लिया। बीफ की कंपनियां हैं, अल-दुआ है, अल-कबीर है, इन लोगों से इन लोगों ने पैसा खाया। इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का इन लोगों ने घोटाले किए, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ेगा आप लोगों को, अभी नहीं, बाद में। आप लोग फिर सोचेंगे कि यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष को वोट करें और उनको जिताएं। दूसरी बात, ध्रुव राठी भाई ने सही बात की है, और उन लोगों के ऊपर बहुत सारे लोग उनको गालियां दे रहे हैं, उन लोगों को कांग्रेस का एजेंट बता रहे हैं, उनको आम आदमी पार्टी का एजेंट बता रहे हैं। अरे भाई, ध्रुव राठी को अगर कमाना ही होता तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा लूट मार भारतीय जनता पार्टी ने की, क्योंकि डकैत पार्टी है। सबसे ज़्यादा डकैती तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और मैं तो खुले मन से बोलता हूँ, खुला बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, कोई शक नहीं है, डकैत है, चोर है, लुटेरे हैं, और साफ और बोल के ये लोग चोरियाँ लूट कर रहे हैं, बड़ी लूट कर रहे हैं, लंबी लूट कर रहे हैं, अनबिलीवेबल अमाउंट की ये लोग लूट कर रहे हैं। 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, अनबिलीवेबल अमाउंट, इस अमाउंट की चोरी कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों का आप लोग दिल्ली का जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस देखेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि 5 स्टार होटल की तरह बना हुआ है, जो कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का इतना बड़ा ऑफिस नहीं। ये पैसा कहाँ से आया? ये लोग पैसा लेते हैं कंपनियों से। सबसे पहले तो ये डंडा करते हैं कंपनियों को, ईडी को भेजते हैं, उसके बाद सीबीआई को भेजते हैं, इनको डराते हैं, धमकाते हैं, फिर इन लोगों से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू इनसे चंदा लेते हैं, फिर उसको कैश करवाते हैं और अपनी पार्टी फंड में ही पैसा डालते हैं। और उस पैसे से ये लोग फिर एमएलए खरीदते हैं, एमपी खरीदते हैं, सरकारों को गिराते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। ये टकले का काम है। टकले का काम सिर्फ यही है कि किस तरह बनी और चुनी सरकारों को गिराना है, किस तरह एमएलए खरीदना है, किस तरह एमपी खरीदना है। हमारा राजस्थान का जादूगर अशोक गहलोत साहब के इनको जो डंडा दिया, तब से ये राजस्थान में आंख उठा के नहीं देखे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ईवीएम में घोटाले करके ये लोग जीत जाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, ये लोग घोटाला करते हैं, पक्का करते हैं। ये लोग ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हाथ में सत्ता है। और ये इतने खतरनाक लोग हैं, इतने खतरनाक लोग हैं कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध
की ये लोग संभावना कर रहे हैं। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय से लोग लड़वा रहे हैं। विशेष समुदाय को ये लोग परेशान कर रहे हैं, मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, SC ST के लोगों को परेशान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को परेशान कर रहे हैं। इतने सारे जो क्रिमिनल्स हैं, इनके ऊपर इतनी सारी धाराएं लगी हुई है, इनके ऊपर बड़े बड़े केस लगे हुए हैं। आज वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। जितने भी ठाकुर और राजपूत समाज के लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े बाहुबली हैं, वो सब आज खुलेआम घूम रहे हैं और मुसलमानों को ही टारगेट करके मार दिया जा रहा है। तो हम आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और मैं हमारी जो कंस्टिट्यूंसी है, हमारी जो कंस्टिट्यूंसी में जो भी लोग आते हैं, मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे समुदाय के लोग, सारी जाति के लोग, सारी धर्मों के लोग आप एक हो जाएं और आप विपक्ष को वोट करें और विपक्ष को जिताएं। देखिए, हर चीज़ को मजाक में नहीं लेना चाहिए। हमेशा किसी भी टाइम और किसी भी वक्त किसी भी आदमी के ऊपर कैसी भी विपदा आ सकती है। आज राजस्थान से कांग्रेस गवर्नमेंट चली गई, लोगों के इलाज नहीं हो रहे हैं दोस्तों। मैं खुद मैं आपको बता देता हूँ, मेरे एक मित्र है, तो उस मित्र की फैमिली को कुछ इशू हुआ, तो वो जैसे ही वो कार्ड लेके गया तो वो बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट चेंज हो गई है, अभी आपका इलाज नहीं होगा। आपके लाइटों के बिल दोबारा से आने लगे। जो आपके 300-200 यूनिट फ्री थी, उसके बावजूद आपके अभी दोबारा से लाइट के बिल आने लग गए। अभी राजस्थान गवर्नमेंट में आपको पता है, एक लुच्चा है, वो लंबे बालों वाला, पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनता है, वो एक MLA है हवा महल का। वो कमीना बात करता है, वो कमीना बोलता है कि हिजाब को बैन करो, गोश्त की दुकानों को बैन करो। अरे भाई, मुसलमान हिजाब पहनेंगे, वो गोश्त भी खाएंगे, वो उनका फंडामेंटल राइट है खाना पीना। हम आप लोगों से क्यों पूछेंगे कि हमको क्या खाना है? हमको नवरात्रा में खाना है, तुम लोग हमारे रमज़ान में दारू पीते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दारू पियो, आप मूत पियो, आपसे कौन मना करेगा। लेकिन हम नवरात्र में गोश्त खाएंगे, हम खाते हैं भाई, खाएंगे हम, ये हमारा खाने का अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, कौन मना कर सकता है? किसकी माँ की जने में ताकत है कि हम लोगों को मना करें? आप अपने घर में रहिए, आप मत खाओ, आप क्यों लेते हो? आप मुसलमानों को, एक समुदाय को परेशान करने के लिए आप इस तरह की बात करेंगे, जो कि ये नॉट फेयर है। और मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन ख़तरनाक लोगों से, इन शैतानों से आप बचिए, इनको वोट करने से बचिए। आप इत्तेहाद लाएं, आप एक रहें, आप मुत्तहिद रहें, किसी की हिम्मत नहीं होगी आप कुछ करें। इन लोगों से अगर आप हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, इन चीज़ों को हटा के बात करेंगे तो इन लोगों के पास एक भी शब्द नहीं होगा बोलने के लिए। ये नहीं बोल सकते, एक वर्ड, एक शब्द नहीं बोल सकते। इनकी औकात नहीं कि एक शब्द बोल दें। हाँ, मैं चैलेंज देता हूँ संबित पात्रा को, मैं चैलेंज देता हूँ नरेंद्र मोदी को, मैं चैलेंज देता हूँ अमित शाह को, मैं योगी को, मैं साक्षी को, महाराज को, मैं चैलेंज देता हूँ मेरे साथ डिबेट करो। अगर मैं हार गया तुम्हारी डिबेट में तो ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा। अगर तुम लोग हार गए तो तुम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मैं वादा करता हूँ आपसे, इंशाअल्लाह अल्लाह के रहमो करम से आप लोगों को मैं हरा के बैठूँगा। और अजमेर ब्लास्ट की जो मास्टरमाइंड थी, जो भोपाल से सांसद थी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लोग समझ गए होंगे। वो कहती है कि घर में छुरी रखो, घर में बंदूकें रखो। आप 50,000 का मोबाइल चलाते हो, आप 5,000 की छुरी रखो, 5,000 के हथियार रखो। हथियार रखना बुज़दिलों का काम है, हमारा काम है बोलना और लिखना। हम कलम से ही लोगों की फाड़ देते हैं। और एट लास्ट मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अगर किसी को मेरी स्पीच में बुरा लगा है तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बात का बुरा नहीं माने, क्योंकि मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोला जिसकी मैं माफ़ी मांगूँ। और दूसरी बात, मैं हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद आदर्श विद्या मंदिर का एक छात्र हूँ और छात्र था। तो मैं कभी भी किसी धर्म के खिलाफ़ कभी नहीं हूँ। मैं एक पार्टी के खिलाफ़ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ़ बोलता हूँ, बोलता था और बोलता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। किसी की माई के जने में ताकत नहीं है कि मुझे रोक दे, मैं बोलूँगा इंशाअल्लाह ताला, अच्छा बोलूँगा, तगड़ा बोलूँगा, याद रखिएगा। और मेरी पार्टी के कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में किसी ने गलत बोला तो हमसे बुरा भी कोई नहीं होगा।
और मैं बहुत सारे मुसलमान जो एसपी में थे और बहुत सारे मुसलमान बीजेपी में थे, उन लोगों के सबके टिकट काट दिए। तो मेरे कायद ने बोला है कि आपके लिए मैं हाथ पसार के खड़ा हुआ हूँ, आप मेरे सर और माथे पे होंगे, आप मेरे कायद की बात मानो, MIM ज्वाइन करो, MIM को मजबूत करो और इंडिया अलायंस को मजबूत करो। साथ में एक साथ इलेक्शन हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। इंसानियत की विजयी होंगे, इंसानियत जीतेंगी, सच्चाई जीतेंगी। क्योंकि दोस्तों मैंने सुना है सच्चाई परेशान हो सकती है, लेकिन सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजय नहीं। और इस दुनिया में अजय कोई भी नहीं है कि हर आदमी अजय हो, किसी का कौन सा वक्त है, किसी का कौन सा वक्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इनकी औकात दिखानी है। इन लोगों को जब ये गांव में वोट मांगने के लिए आए, ये वोट के लिए बोले थे, इनसे पूछो व्हाट हैपन अबाउट माई कैरियर, स्टूडेंट पूछे व्हाट हैपन अबाउट माई फ्यूचर, व्हाट हैपन अबाउट माई हेल्थ, व्हाट हैपन अबाउट माई एजुकेशन। मेरे दोस्तों, आप लोगों से फाइनली बात करना चाहता हूँ कि शिक्षा पर बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, गरीबों के लिए क्या क्या उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, बिजली के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, रोज़गारी के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, महंगाई के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम गाय गोबर के ऊपर डिबेट कभी नहीं होनी चाहिए। और एक राजनीतिक जानकार थे, उन्होंने एक बात सही कहा था कि अगर आपको लोगों को भटकाना है तो आप धर्मों की बात करें। तो मैं धर्म की बात तो करता नहीं हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ही बात बोलूँगा कि इन लोग जो भी वोट के लिए आएंगे, इन लोगों को आप भगाएंगे, इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे और इन लोगों को गांव में घुसने नहीं देना है, शहर में नहीं घुसने देना है। बहुत सारे शहरों में मैं देखा हूँ इन लोगों की वीडियो, इनको जूते पड़ रहे हैं, इनको लातें पड़ रही हैं, पत्थर फेंक रहे हैं लोग, इनको मार रहे हैं। इनको पता है इनकी औकात क्या है, इनको हारना है, इनका हारना तय है, इनका बैठना तय है। मुसलमानों और मेरे हिंदुओं, क्रिश्चियनों और सिख भाइयों, अच्छा मैं सिख भाइयों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और विपक्ष को जिताने के लिए आप लोग जो तन मन और धन से जिस तरह का कार्य कर रहे हैं उसको सलाम और सैल्यूट करता हूँ। और क्रिश्चियन भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर मेरी स्पीच को सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप इस स्पीच को पूरा सुने। और क्रिश्चियनिटी में जिस तरह की आप लोगों के चर्चों को तोड़ा जा रहा है, अच्छा मैं हिंदू भाइयों से भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के सबसे ज़्यादा मंदिर मोदी सरकार में टूटे हैं। चाहे वो रोड को चौड़ा करने के लिए, रोड को बड़ा करने के लिए, किसी भी तरह से रोड पे जितने भी मंदिर आ रहे थे, रोड के साइड में थे, छोटे बड़े मंदिरों को इन लोगों ने तोड़ा है। 6881 मंदिर ये लोग सिर्फ यूपी और दिल्ली में इन लोगों ने तोड़े। तो दोस्तों बात मंदिर मस्जिद की नहीं है, बात यह है कि इन लोगों ने जिस तरह का अत्याचार और जुल्म कर रहे हैं, उन जुल्म के ख़िलाफ़ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और ये आप लोग जवाब दे सकते हैं सिर्फ एक अमूल्य वोट देकर। अपने घरों से उठें, जाएं और वोट ज़रूर करें। मैं आपसे हटली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जाएं और वोट करें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।